जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वड़क्कम। और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 8 मार्च। 8 मार्च को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको मनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अधिकारों को समानता दी जानी चाहिए तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारी आज की हिस्ट्री कि आज के दिन को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसको सेलिब्रेट करने का हमारा मेन मोटिव, इट मीन्स हमारा उद्देश्य क्या है। आई होप आपको पता लग गया होगा। और हाँ, एक पॉइंट आपको करेक्शन करना था कल की क्लास से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हमने जो स्टडी में जो क्लास की थी ना, इट मीन्स 7 मार्च को, उसमें मैंने ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो बाई मिस्टेक मतलब मेरे मुंह से निकल गया। मैंने 7 मार्च को बोल दिया था, बट नहीं, 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाया जाता, 8 मार्च को मनाया जाता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मतलब क्लास किया और मैंने अपलोड कर दिया, फिर मैंने देखा कि ये तो मैंने गलत हो गया, गलत बोल दिया। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस पर माइंड मत कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है, ना कि 7 मार्च को। और 2 डेज़ के रूप में मैंने आपको और बताए थे कि 7 मार्च को और क्या सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो था हमारा राष्ट्रीय अनाज दिवस और दूसरा था जन औषधि दिवस। वो फ्रेंड्स एकदम करेक्ट था। 7 मार्च को हम राष्ट्रीय अनाज दिवस और जन औषधि दिवस दोनों ही मनाते हैं। तो आई होप जो कल की मिस्टेक हुई वो आपका करेक्शन हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं हम आज होम साइंस की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की होम साइंस की क्लास में फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, हम पढ़ेंगे चेचक या बड़ी माता के बारे में। आप सभी ने इस रोग के बारे में सुना होगा, चेचक या बड़ी माता। तो हम वही स्टार्ट करेंगे। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं वो सभी होम साइंस में अच्छी तरह से अपनी पकड़ हासिल कर लें, यानी कि होम साइंस को अच्छी तरह से पढ़ डालें। और उसके बाद होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में निकलता है वो हर एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। आप जान रहे हैं कि ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। और क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमने 6 to 8 कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास चेचक या बड़ी माता जो होने वाली है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है, एक बार फटाफट उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट द रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है। प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट स्टार्ट किया था, अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ा था। तो ये तो था फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक ये कंप्लीट किया था। साथ ही साथ ये चार्ट भी हमने देखा था। चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि धूल कणों से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, वस्तुओं की सड़न से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, ये भी देखा था। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, औद्योगिक प्रदूषण से, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है उनके प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, ये सभी हमने देखा था। ये चार्ट के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था वायु संक्रमित रोग तथा उनका संक्रमण देखा था। और जो हमने मेन देखा था फ्रेंड्स, तपेदिक या राजयक्ष्मा अथवा क्षय रोग, यानी कि तपेदिक को आप टीबी समझते हैं ना, टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी को राजयक्ष्मा अथवा क्षय रोग किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। तो ये तो हमने इसके बारे में जाना था। और फिर हमने देखा था कि ये किसके कारण होता है, इस रोग के कारण एवं संक्रमण कैसे फैलते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। फिर तपेदिक रोग के लक्षण देखे थे, रोग के उपचार एवं बचाव देखे थे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने देखा था इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये दूसरा रोग हमने देखा था और उसके कारण देखे थे। अब वो कब से स्टार्ट होता है, यानी कि जब इन्फ्लुएंजा के विषाणु हमारे शरीर में फैलते हैं
तो कब से लेके कब तक उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण, फिर रोग के उपचार एवं बचाव। तो ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास देख ली है तो आपको पता ही है, नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके वीडियोस को वॉच करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं चेचक या बड़ी माता। चेचक अत्यंत घातक और संक्रामक रोग है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में इस संक्रामक रोग का अत्यंत प्रकोप था, यानी कि कुछ समय पहले तक भारत में यह रोग बहुत ही ज़्यादा होता था और प्रतिवर्ष लाखों लोग इस रोग का शिकार हो जाते थे। परंतु भारत सरकार के सतत प्रयासों से इस रोग के लगभग समाप्त कर दिया, यानी कि जो चेचक या बड़ी माता है इस रोग को लगभग समाप्त कर दिया गया। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में आता है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी आता है कि सर्वप्रथम चेचक की टीके की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको वैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो चेचक का जो टीका है उसकी खोज किसके द्वारा हुई, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। सामान्यतः इस रोग को बड़ी माता या शीतला रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो चेचक को बड़ी माता या शीतला रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी, आप देख लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। उद्भवन काल। इस रोग का उद्भवन काल रोगाणु के शरीर में प्रवेश से 10 से 12 दिन, लेकिन कभी कभी 15-20 दिन होता है। रोग के कारण एवं संक्रमण की। चेचक या बड़ी माता किस रोग के कारण, किसके कारण होता है और ये किस तरह से संक्रमण से फैलता है। यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम क्या है, बेरियोला वायरस है। आपको पता होना चाहिए चेचक किसके द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा फैलता है, और वो विषाणु कौन है, बेरियोला वायरस। इस रोग के विषाणु वायु में रोगी व्यक्ति की श्वास, खांसी, बलगम तथा उसके दानों के मवाद, पपड़ी, मल मूत्र आदि के माध्यम से फैलते हैं। शीघ्र ही इसके विषाणु सब तरफ फैलकर अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। चेचक के प्रसार का समय मुख्य रूप से नवंबर से मई माह के मध्य का समय होता है। रोगी के संपर्क से भी यह रोग हो सकता है, क्योंकि संक्रमण हमने देख लिया, संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब ही क्या होता है, फैलने वाला, एक दूसरे से फैलने वाला रोग। अब देखते हैं इस रोग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से। नंबर 1 है चेचक को प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते ही रोगी को छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, आंखें लाल हो जाती तथा रोगी बेचैनी का अनुभव करने लगता है। नंबर 2 है जब चेचक के रोगाणु शरीर में सक्रिय होना प्रारंभ करते हैं तो तेज बुखार, अत्यधिक पीड़ा तथा नाक से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 3 में है कभी कभी जी मिचलाने लगता है और व्यक्ति को उल्टी होने लगती है। नंबर 4 इसके पश्चात चेचक के दाने निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम चेहरे पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं तथा धीरे धीरे ये दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। नंबर 5 में है लाल दाने धीरे धीरे फूलने लगते हैं जिनमें एक तरल पदार्थ भर जाता है जो मवाद में परिवर्तित हो जाता है। यह दाने 1 सप्ताह तक अपना प्रकोप बनाए रखते हैं। नंबर 6 सप्ताह भर बाद चेचक का प्रकोप कम हो जाता है, यानी कि 1 हफ्ते तक ज़्यादा इसका असर दिखता है और 1 वीक के बाद इसका असर कम हो जाता है। बुखार भी कम होने लगता है, दाने धीरे धीरे सूखने लगते हैं जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा, खुजली एवं जलन होती है। यदि ये दाने व्यक्ति द्वारा खुजला लिए जाते हैं तो यह गहरे निशान बन जाते हैं। नंबर 7 है अंतिम समय में दानों की मवाद सूखकर पपड़ी बनने लगती है जो बाद में सूखकर गिरने लगती है। जब शरीर में पपड़ी उतर जाती है तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के पश्चात भी उसे काफ़ी समय तक सर्दी से बचाए रखना आवश्यक होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स जाने फ्रेंड्स, ये हमने किसके बारे में देखे, चेचक या बड़ी माता जब हो जाती हैं तो उस रोग के प्रमुख लक्षण देखे कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हमने चेचक या बड़ी माता समझ लिया,
उस रोग के लक्षण समझ लिए। अब इससे बचाव किस तरह किया जाए इस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1 है, चेचक से बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए। प्रत्येक नवजात शिशु को 1 माह के बाद व 6 माह से पूर्व यह टीका लगवाना आवश्यक होता है, जिससे रोग की भयंकरता को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखना चाहिए। साथ ही रोगी व उसके आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, उसका कमरा अधिक प्रकाश युक्त नहीं होना चाहिए। किसका? जिसको ये बीमारी हो रखी हो, ताकि उसकी आंखों पर चमक ना पड़े, अन्यथा उसकी आंखें पर उसका बुरा असर हो सकता है। रोगी को उबला पानी पीना चाहिए और हल्का आहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है, रोगी को भुना चना व गुड़ तथा बाजार की खीलें जैसी सूखी वस्तुएं खाने के लिए दी जा सकती हैं, जो दानों की मवाद सूखने में सहायक होती हैं। पॉइंट 6, रोगी को दानों को खुजलाना नहीं चाहिए तथा चिकित्सक के परामर्श से दानों पर अच्छा मरहम लगाना चाहिए। पॉइंट 7 देखते हैं, चेचक के रोग से बचाव के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका निश्चित समय पर लगवाना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8, रोगी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन व अन्य वस्तुएं क्या होनी चाहिए? पृथक होनी चाहिए, इट मीन्स अलग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, चेचक के लक्षण स्पष्ट होते ही चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। यानी कि जो जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस दे उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि चेचक से किस तरह से बचा जा सकता है। 2 पॉइंट और है, वो भी हम देख लेते हैं। रोगी की परिचर्या में लगे व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। पॉइंट 11, रोगी के दानों से उतरने वाली पपड़ियों को सावधानी पूर्वक एकत्र करके जला देना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 है, रोगी के मल मूत्र थूक आदि को अलग रखना चाहिए तथा उसे विसंक्रमित करके जला देना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स जाने किसके बारे में, कि चेचक या बड़ी माता का उपचार आप किस तरह से कर सकते हो उसके बारे में हमने जाने। आई होप आपको चेचक या बड़ी माता समझ में आया होगा, उसके लक्षण समझ में आए होंगे और उस रोग से किस तरह से बचाव किया जा सकता है वो पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा जुकाम है, अभी तक जुकाम ठीक नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं मेरी आवाज़ आपको अलग से लग रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा उसको। अब हमारे नेक्स्ट जो रोग है हमारा, उसके बारे में देख लेते हैं। चिकन पॉक्स या छोटी माता, यह भी चेचक के समान एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यधिक घातक नहीं होता। यह रोग प्रायः शीत ऋतु में होता है। उद्भवन काल इसका कब से कब तक है? छोटी माता के उद्भवन में 12 से 19 दिन का समय लगता है, परंतु इसका संक्रमण 3 सप्ताह तक रहता है। इस रोग के विषाणु नाक और गले के स्राव में फफोलों के तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, जहां से वायु के संपर्क द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। इस रोग के लक्षण, नंबर 1 है, संक्रमण के प्रारंभ में 99 फ़ारेनहाइट ताप ज्वर होता है, परंतु हमेशा बुखार नहीं आता। चेहरा एवं आंखें लाल होने लगती हैं, आंखों से पानी बहने लगता है। पॉइंट नंबर 2, रोगी को सिर एवं पीठ में दर्द तथा बेचैनी एवं कपकपी की शिकायत होने लगती है। पॉइंट 3 है, रोगी के चेहरे पर सरसों के बराबर दाने निकल आते हैं, यानी कि सरसों के दाने जो होते हैं ना, इतने छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे ये पूरे शरीर में निकल आते हैं। पॉइंट 4 से 5 दिन में दाने सूखकर पपड़ी बनना प्रारंभ हो जाते हैं तथा पपड़ी सूखकर गिरने लगती है। पॉइंट नंबर 5, इसके बाद रोगी का ज्वर ठीक हो जाता है तथा शरीर भी साफ हो जाता है। अब इसका उपचार देख लेते हैं, चिकन पॉक्स का किस तरह से उपचार हो सकता है। नंबर 1 है, रोगी को एक पृथक कमरे में रखना चाहिए। नंबर 2, रोग के प्रसार को रोकने के लिए त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, किसी अच्छे मरहम का प्रयोग करना चाहिए जिससे खुजलाहट दूर हो सके। पॉइंट नंबर 4, जब दानों की पपड़ियाँ सूख कर गिर जाएं तो रोगी को किसी हल्के निसंक्रामक विलयन से स्नान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, रोगी के कमरे की धुलाई किसी रोगाणुनाशक पदार्थ से करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, रोगी को ठंडे और खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ नमक, मिर्च, तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने देखा चिकन पॉक्स या छोटी माता के बारे में, उसके लक्षण देखे और उससे बचाव देखे। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा।
कुछ अगर इसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके पूछिए, उसका मैं आंसर आपको देने का प्रयास करूँगी। अब हमारा जो नेक्स्ट रोग है उसके बारे में देख लेते हैं। खसरा, हमने टीबी देखी, बड़ी माता देखी, अब हमने छोटी माता या चिकन पॉक्स देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट रोग है हम खसरा के बारे में पढ़ेंगे। खसरा एक संक्रामक रोग है जिससे युवकों व वृद्धों की अपेक्षा बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यह रोग किस वायरस द्वारा फैलता है? यह रोग डर्मोट्रॉपिक वायरस, खसरा जो है डर्मोट्रॉपिक वायरस द्वारा फैलता है। इसके रोगाणु गले के श्लेष्मा, नाक के स्त्राव में पाए जाते हैं, जिसका संक्रमण थूक आदि के साथ हवा में फैलकर होता है। यह रोग प्रायः सर्दी या गर्मी के प्रारंभ में फैलता है, अतः यदि सर्दी से न बचाया जाए तो रोगी को निमोनिया भी हो सकता है। इसका उद्भवन काल कब से कब तक रहता है देखते हैं। खसरा रोग के उत्पन्न होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है, कभी कभी यह अवधि 20 दिन तक हो सकती है। तो इसका उद्भवन काल देख लिया हमने। अब इस रोग के लक्षण देखते हैं। खसरा रोग होने पर रोगी के शरीर में निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं। कौन से? नंबर 1 है, रोग से संक्रमित व्यक्ति को सर्दी लगने लगती है तथा बुखार आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, आंखें लाल होने लगती हैं एवं बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, खांसी व छींके आनी प्रारंभ हो जाती है। पॉइंट 4, शरीर पर दानों का निकलना प्रारंभ होता है। पॉइंट नंबर 5, दाने सामान्यतः कान के पीछे से निकलने प्रारंभ होते हैं तथा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हैं। पॉइंट 6, 8 से 10 दिन में रोगी के दाने मुरझाने लगते हैं, वह ज्वर भी ठीक हो जाता है तथा वह स्वस्थ हो जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि जो खसरा रोग है उसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं। अब खसरा रोग से किस तरह बचाव किया जा सकता है हम उसका उपचार देख लेते हैं फटाफट। यदि खसरा रोग सामान्यतः स्थिति में है तो किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ रोगी को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है जिससे निमोनिया रोग से ग्रस्त होने की संभावना न रहे। खसरा रोग से बचाव व उपचार के उपाय देख लेते हैं। नंबर 1 है, रोगग्रस्त बच्चे या व्यक्ति को घर के अन्य व्यक्तियों से अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रोगी के नाक व गले से निकले स्राव को स्वच्छ कपड़े से पोंछकर उसे जला देना चाहिए। पॉइंट 3, निसंक्रामक पदार्थ से युक्त बर्तन में ही थूकना चाहिए। पॉइंट 4 है, यदि यह बीमारी बड़े स्तर पर फैल गई हो तो कुछ सामान्य बचाव के उपाय अपनाना आवश्यक होता है, जैसे घर की साफ सफाई, नाक गले की सफाई, रोगी से दूरी, निसंक्रामक द्वारा कुल्ला करना इत्यादि। पॉइंट 5, रोगी के बर्तन, वस्त्र एवं खिलौनों को निसंक्रामक अवयवों द्वारा स्वच्छ करना चाहिए। पॉइंट 6, रोग के संक्रमण की सूचना नगर पालिका को दें जिससे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पॉइंट 7 है, रोगी को अधिक सर्दी एवं गर्मी से बचाना चाहिए। पॉइंट 8 है, बच्चों में इस रोग के प्रतिरोधक क्षमता कम होती है परंतु एक बार खसरा होने के पश्चात प्रतिरक्षक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अतः बच्चों को खसरे का टीका अवश्य लगाना चाहिए। सामान्यतः बच्चों को 2-3 बार खसरा निकलने की समस्या उत्पन्न होती है परंतु उनकी प्रतिरोधक क्षमता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि हर बच्चे की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। पॉइंट 9 देख लेते हैं, रोगी को आहार में गर्म दूध, चाय या कॉफी और फलों के रस, दूध व सब्जी देना चाहिए जिससे रोगी को कब्ज ना हो। पॉइंट 10 है, कब्ज से बचाव के लिए रोगी को अरंडी का आधा चम्मच तेल दूध में मिलाकर दे सकते हैं। पॉइंट 11 है, रोगी को कभी कभी खसरे के दाने कई दिनों तक नहीं निकलते जिससे रोगी को अधिक बेचैनी होती है, यानी कि काफ़ी दिन बीत जाता है फिर भी जो खसरे के जो दाने होते हैं वो ठीक नहीं होते। इस वजह से जिसको खसरा होता है उस व्यक्ति को बहुत बेचैनी होने लगती है। अतः इस स्थिति में यदि रोगी को बादाम खिलाएं व गर्म पानी से नहलाकर कंबल उड़ाकर सुला दें तो दाने शीघ्र ही निकल जाते हैं। तो ये हमने जाना किसके बारे में? खसरा रोग के बारे में जाना, उसके लक्षण देखे, फिर हमने इस रोग के उपचार के बारे में भी समझा। आई होप खसरा भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट बीमारी डिफ्थीरिया या रोहड़ी है, उसको देख ले। उसको देखने से पहले ही आप ये देखिए चंक पॉइंट से इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने अभी क्या पढ़े, बड़ी माता, चिकन पॉक्स और खसरा, ये जो तीनों हमने पढ़े हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आई होप ये आपको दिख रहे होंगे। चेचक अथवा बड़ी माता रोग का संक्रमण किस विषाणु के कारण होता है? पढ़ा था हमने, बोला ना आपको पहले ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2, चिकन पॉक्स
रोग प्रकट होने का समय क्या है? डर्मोट्रॉपिक वायरस के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा, बताइए डर्मोट्रॉपिक कौन वायरस जो है उसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसको आप सॉल्व करिएगा ऐसा होमवर्क के रूप में। डिप्थीरिया या रोहिणी देख लेते हैं। यह वायु के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो छोटे बच्चों में होता है। यह मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इसका प्रभाव गले एवं श्वसन मार्ग पर पड़ता है, यानी कि जहाँ से सांस ली जाती है। समय पर उपचार न होने पर यह रोग घातक सिद्ध हो सकता है। इसका उद्भवन काल देख लेते हैं। इस रोग का उद्भवन काल 2-3 दिन तक होता है। इस रोग का प्रसार धीरे धीरे होता है। रोग के कारण उद्भवन काल का मतलब समझते हैं ना फ्रेंड्स? उद्भवन काल का मतलब जैसे कि जब भी किसी भी रोग के, जैसे खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, छोटी माता हो गई या फिर बड़ी माता हो गई, इनके जितने भी वायरस हैं जब आपके शरीर में फैलते हैं, आपके शरीर में फैलने के बाद इनका जब असर दिखने लगता है, यानी कि कितने से कितने दिन के अंदर जो है उस वायरस का असर दिखने लगता है, उसी को उद्भवन काल कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उद्भवन काल, तो उद्भवन काल, इस रोग का उद्भवन काल डिप्थीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, 2-3 दिन तक होता है। इस रोग का प्रसार धीरे धीरे होता है। रोग के कारण एवं संक्रमण, यह एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी है। क्या नाम है इसका? कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है ये? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जो ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु है ना, ये वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। इस रोग का प्रकोप सामान्यतः सर्दियों में होता है। रोगग्रस्त व्यक्ति के बोलने, खांसने एवं छींकने से जीवाणु स्वस्थ बच्चों तक पहुंचते हैं। रोगी द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्रों, बर्तनों, खाद्य एवं पेय पदार्थों के माध्यम से भी व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। अब देख लेते हैं इस रोग के लक्षण। नंबर 1 में है, इस रोग का प्रारंभ गले में दर्द से होता है, गला सूज जाता है और घाव बन जाता है। नंबर 2, शरीर का तापमान 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, परंतु रोग बढ़ने पर यह कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, कोमल तालु व टॉन्सिल पर झिल्ली बन जाती है जिससे श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है और रोगी का दम घुटने लगता है। पॉइंट 4, रोगग्रस्त व्यक्ति को खाने पीने एवं बोलने में समस्या होती है। पॉइंट 5 है, इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर को लकवा भी मार सकता है। देख लीजिए कितना ही डेंजर है ये डिप्थीरिया है। पॉइंट नंबर 6, यदि जीवाणुओं का संक्रमण फेफड़ों तथा हृदय तक हो जाए तो रोगी की मृत्यु भी संभव है। तो आपने देखा कि ये जो डिप्थीरिया या रोहिणी नामक जो बीमारी है, रोग है, ये कितना ही ज़्यादा भयावह है। हमने अभी इतने देखे, टीबी देखा, तपेदिक देखा, सॉरी टीबी को ही तपेदिक बोलते हैं। हमने टीबी देखा, चिकन पॉक्स देखा, बड़ी माता देखी, खसरा देखा, लेकिन अभी तक इसमें सबसे ज़्यादा जो है डेंजर हमने किसको देखा? ये जो हमारा डिप्थीरिया है, इसी को। अब देख लेते हैं कि इस रोग से किस तरह से बचाव किया जा सकता है एवं इसका उपचार किस तरह किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 में हो जाएगा, रोगग्रस्त व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तियों विशेषकर बच्चों से दूर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में, रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। पॉइंट 3 में है, रोगी तथा उसकी सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ घर के बच्चों को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। कौन से इंजेक्शन? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। पॉइंट 4, रोगग्रस्त व्यक्ति को उबाल कर ठंडा किया हुआ जल पिलाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, जल में नमक मिलाकर मुंह, गले एवं नाक को साफ करना चाहिए। पॉइंट 6 हो जाएगा, रोगी को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। तरल मतलब जो लिक्विड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, शहद में लहसुन का रस मिलाकर रोगी के गले पर लेप करना चाहिए। पॉइंट 8 हो जाएगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं पर्याप्त मात्रा में विश्राम करना चाहिए। पॉइंट 9, अधिक ताप पर सिर दर्द के समय माथे पर शीतल जल की पट्टियां रखनी चाहिए। पॉइंट 10, रोगी को ठीक होने के पश्चात कम से कम 10 दिनों तक विश्राम करना चाहिए। पॉइंट 11 हो जाएगा, रोगी को प्रभावित अंगों की मालिश करना चाहिए, यानी कि जिसको डिप्थीरिया हो रखा है उसको क्या करना है, उसके जहाँ पे हो उसको प्रॉब्लम है वहाँ पे मालिश करना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिए क्या, इस रोग से बचने के उपाय एवं उपचार।
अब डिप्थीरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते काली खांसी या कुकर खांसी किसको कहते हैं। काली खांसी मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग है। खसरा रोग होने के बाद असावधानी रखने से प्रायः यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से बच्चों को सामान्य विकास प्रभावित होता है, यानी कि काली खांसी से क्या होता है, बच्चे का सामान्य विकास प्रभावित होता है। इसका उद्भवन काल देखते हैं। काली खांसी का उद्भवन काल 12 से 15 दिन तक होता है। रोग के कारण एवं संक्रमण यह जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसका नाम हीमोफिल्स पर्टुसिस बैसिलस है। कौन सा जीवाणु है, हीमोफिल्स पर्टुसिस बैसिलस है, जो क्या करता है, काली खांसी नामक रोग फैलाता है। यह रोगी के श्वास के माध्यम से फैलता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के बातचीत करने अथवा खांसने व छींकने से वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचने से होता है, जिससे व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। रोग के लक्षण देख लेते हैं। इस रोग में अत्यधिक खांसी की शिकायत उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 2, खांसी के दौरान मुख लाल हो जाता है और उल्टी भी हो जाती है। पॉइंट 3, रोगी को ज्वर भी हो जाता है। पॉइंट 4, आंखों से पानी आता है। पॉइंट 5 है, बेचैनी व गले में दर्द की शिकायत होती है। पॉइंट नंबर 6 है, इस रोग से रोगी के फेफड़े प्रभावित होते हैं। किस रोग से, काली खांसी या कुकर खांसी से। अब देख लेते हैं इस रोग से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, हम उसका उपचार किस तरह करते हैं। इसमें हो जाएगा उपचार एवं बचाव में पॉइंट नंबर 1, बच्चों को रोगग्रस्त व्यक्ति से पृथक रखना, यानी कि उनको अलग रखना है। पॉइंट 2 है, अन्य बच्चों को भी इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। पॉइंट 3, रोगी को विश्राम एवं पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। पॉइंट 4 हो जाएगा, रोगी के थूक व प्रयोग किए गए वस्त्रों, खिलौनों एवं स्थान को निसंक्रामक अवयवों से साफ करना चाहिए। पॉइंट 5, अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से उपचार किया जाना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिए काली खांसी या कुकर खांसी रोग के उपचार एवं बचाव। अब नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है कर्णफेर या गलसुआ देख लेते हैं क्या है। कर्णफेर को सामान्य भाषा में गलसुआ तथा अंग्रेजी में मम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मम्स कहा जाता है। इसका संक्रमण भी वायु के माध्यम से होता है। यह तीव्र संक्रामक रोग है जो बच्चों युवा अवस्था से पूर्व आयु के बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसका प्रभाव शीत ऋतु में अधिक होता है। इसका उद्भवन काल, इस रोग का उद्भवन काल 24 से 48 घंटे है। यानी कि जो हमारा कर्णफेर या गलसुआ है, इसका उद्भवन काल कब से कब तक है, 24 से 48 घंटे का। रोग के कारण एवं संक्रमण देख लेते हैं क्या है। इस संक्रामक रोग के रोगाणु मनुष्य की लार में उपस्थित होते हैं। इस रोग का संक्रमण रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से एवं उसके थूक के कणों के शरीर में प्रवेश से होता है। इस रोग के सर्वाधिक प्रभाव शैशवावस्था में पड़ता है, जिस कारण बच्चा दूध नहीं पीता तथा पीड़ा एवं भूख से बिलखता है। इस परिस्थिति में बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अब देखते हैं कि कर्णफेर गलसुआ के लक्षण। पॉइंट 1 हो जाएगा, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति कान के आगे पीछे जबड़े के कोने में सूजन उत्पन्न हो जाती है। पॉइंट 2, इस सूजन के कारण गले, कान तथा मुंह में पीड़ा होती है। पॉइंट 3, जिह्वा की ग्रंथियों में भी सूजन उत्पन्न हो जाती है। पॉइंट 4, शरीर में हल्का बुखार रहता है। पॉइंट 5 है, सूजन के कारण खाने पीने में कठिनाई होती है। पॉइंट 6 है, सूजन 1 से 2 सप्ताह तक रहती है। सूजन कम होने के साथ ज्वर भी कम होता है। पॉइंट 7 है, रोगी के स्वस्थ होने के 1 सप्ताह बाद तक रोगी के शरीर में छूत का प्रभाव रहता है, यानी कि छूत का प्रभाव रहता है। अब देख लेते हैं इस रोग से बचने के उपाय एवं उपचार। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, रोगी बच्चे को अन्य बच्चों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। पॉइंट 2, रोगी बच्चे को इस रोग का टीका लगवाना चाहिए। पॉइंट 3 हो जाएगा, रोगी के शरीर के सूजे भाग पर आयोडेक्स की मालिश या बेलेडोना प्लास्टर लगाना चाहिए। पॉइंट 4, अधिक तकलीफ होने की स्थिति में गर्म पानी में पोस्त के डोडे उबालकर उसके द्वारा सिकाई करनी चाहिए। पॉइंट 5 में होगा, रोगी बच्चे को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, सर्दी से बचाकर रखना चाहिए। पॉइंट 6, रोगी को दूध, फल तथा हल्के तरल पदार्थ देने चाहिए। पॉइंट 7 और लास्ट है, रोगी को गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले करना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, कर्णफेर या गलसुआ के बारे में। फिर इस रोग के कारण देख लिए, रोग के लक्षण देख लिए और कर्णफेर या गलसुआ रोग के किस तरह से उपचार किया जा सकता है और उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा।
आई होप ये चीज़ें आपको, जितने भी हमने आज रोग के बारे में पढ़े, वो आपको समझ में आया हो। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, काली खांसी किस आयु वर्ग के लोगों को होती है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, किसी रोग में असावधानी बरतने पर काली खांसी रोग उत्पन्न होती है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जिसमें आप असावधानी बरतेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो काली खांसी होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्णफेर रोग का संक्रमण किस प्रकार फैलता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। आई होप इस क्वेश्चन को आपने देखा हो, इनका स्क्रीनशॉट लिया हो। प्लीज़ इसको सॉल्व करके बताइए कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। डेफिनेटली मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, क्योंकि हमने जस्ट ही तो अभी ये सब पढ़ा है फ्रेंड्स है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, थोड़ी बड़ी हो गई, 2-4 मिनट क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ फटाफट क्लास कोई ये अपनी हमारी जो क्लास 9 की जो हमारी बुक है ना फ्रेंड्स, इसको फटाफट कंप्लीट करके फिर मैं 10th पे आती हूँ, 10th क्लास, क्योंकि मैं सारी बुक्स कंप्लीट करके उसके बाद जब मैं आपको 6 से 12 तक की पढ़ाई करवा दूँगी, फिर मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है। और वो तो 12th की पढ़ाई के बाद ही पता लगेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये तो थी आज की क्लास। आई हो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मिलते हैं हमारी इवनिंग की क्लास में, तब तक के लिए। और हाँ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, हम इवनिंग की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। चलिए मिलते हैं हमारी शाम की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।